प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी निगरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और राजा रियाज की पहली मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हुई। कल दोबारा मुलाकात होगी। अब देखना यह है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव कुर्रा किसके नाम निकलता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बाजवा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। उनके साथ ताहिर हसन साहब ने ज्वाइन किए, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, साबिक़ सदर हैं कराची प्रेस क्लब के। ताहिर भाई खुशामदीद कहते हैं आपको भी शो में। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। तो साहब किस तरह देखते हैं, बाजू साहब से भी पूछेंगे, लेकिन आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मामला थोड़ा सा डिले होता हुआ नज़र आ रहा है, नाम बहुत सारे डिस्कस हो रहे हैं, पहले भी ऐसा होता रहा, लेकिन यूँ लग रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म ने ही पाकिस्तान का सब कुछ सेट करना है, और ये फैसला अगर हो गया तो शायद हम माशी तौर पे भी, और ये जो सियासी बहरान हैं आइनी, ये सब चीज़ें हल हो जाएंगी। इतनी हाइप क्यों क्रिएट की जा रही है? इक़्तिदार मुंतकिल करना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई ही देखनी होती है, कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी नहीं होते, तो ये इतना माहौल क्यों बना हुआ है? हाँ नहीं, देखिए आप सही कह रहे हैं, माहौल कुछ ज़्यादा तेज़ हो गया है। और लेकिन आपको याद दिलाऊं कि माजी में भी इसी तरह होता रहा है, और इतनी ही तेज़ी आती रही है, और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल इसी तरह रिपीट हो रही हैं जिस तरह माजी में भी होती रही हैं। और ये एक, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोसीजर जो है वो परमानेंट कर दिया गया है केयर टेकर सेटअप का, तो उसमें कोशिश जाहिर है कि पॉलिटिकल फोर्सेस की भी होती है कि उनकी पसंद के या उनकी मर्जी के लोग आ जाएं, और जाहिर है कि एक इंडिपेंडेंट उनका पोस्टर रखना होता है। ठीक तो है। उसके लिए भी कोशिशें करते हैं मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ लोग, इंडिपेंडेंट लोग जो आए वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट अंदाज में इलेक्शन करा सकें, क्योंकि नीयत सबकी यही है कि इलेक्शन हो, वक्त पर हो, और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, फेयर हो। तो उसके लिए जाहिर है कि इस तरह की एक्सरसाइज एक वो बन गया है हमारे यहाँ रूटीन। तो ठीक है। उसको फाइनल करने के लिए और उसको मामला को ठीक करने के लिए हमें ये सारी मैकेनिज्म इस्तेमाल करने पड़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी, अपोजिशन लीडर भी, और बाकी जो लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उनसे कंसल्टेशन भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि हम तवील अरसे के बाद दोबारा पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जा रहे हैं, कंसल्टेशन की तरफ जा रहे हैं, मिलजुल के फैसले करने की तरफ जा रहे हैं, जो जमहूरियत का एक तरीका है और जमहूरियत का हुस्न है। तो इसमें नामों पे यकीनन आगे पीछे हो सकते हैं, एतराज़ात भी हो सकते हैं, रिजर्वेशन भी हो सकती है, कॉम्पिटेंसी की भी बात हो सकती है, लेकिन ये बात बेहतर है कि हम एक डायलॉग के प्रोसेस में, एक प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं। ताहिर साहब, मैं वापस आऊँगा आपकी तरफ, और मैं ये भी पूछूंगा कि इस प्रोसीजर के ऊपर आम आवाम क्यों यकीन नहीं कर रहे, और उनको क्यों लगता है कि फ़ैसले अभी भी हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो नहीं कर रहे। मैं आऊँगा आपकी तरफ दोबारा। बाजवा साहब, क्या खबर है आपके पास? निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुशावरत जारी है। राजा रियाज साहब 2 दिन मसरूफ़ रहे, इंतहाई मसरूफ़ रहे, तो ज़रा मुलाकात नहीं हो सकी थी। आज फाइनली वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मिले। तकरीबन कोई 1.25 घंटे की मुलाकात रही, और उसके बाद बेनतीजा ख़त्म हुई। अब ज़रा कल वो दोबारा बैठेंगे, फिर मुशावरत होगी। परसों का दिन भी उनके पास है, ज़ाहिर है। तो अगर परसों भी कोई फ़ैसला ना हो सका तो मामला जाएगा पार्लिमानी कमेटी के पास, फिर वहाँ भी डिसीजन नहीं हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन। तो क्या देख रहे हैं कि फ़ैसला कल हो जाएगा जिस तरह शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे, या आपको लगता है कि मामला थोड़ा सा अभी डीप डिस्कशन में जाएगा? बाजवा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है सर कि मैं ये समझता हूं कि आपके पास जो जराए हैं वो शायद किसी और के पास नहीं होते। मीडिया के ऊपर जब वो एक फॉरेन सेक्रेटरी, जब फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनके मुतल्लिक, जलील साहब के मुतल्लिक नाम आया, जी जी, तो किसी आदमी के कोई सोर्सेज या रिसोर्सेज नहीं थे। वो मीडिया पर्सन ने कहा कि ये हमारे जराए कह रहे हैं, और उसके बाद वो घोड़ा रेस में टॉप के ऊपर चला गया। और आज फिर आपके जराए ने कहा कि जो चेयरमैन सेनेट है साबिक संजरानी साहब, जी जी, वो किस रेस में शामिल हो गए। तो बात करने का मकसद ये है कि सच्ची सी और सीधी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अपोजिशन लीडर और
मौलाना फजलुर रहमान और आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और जो लोग जिन जिन की मीटिंग्स हुई हैं, पीएम साहब ने उनसे यही कहा है जी कि आप अपने नाम तो दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको नाम दिए हैं जी जी प्राइम मिनिस्टर, आप मेहरबानी फरमा के उनको सीक्रेट रखेंगे। ठीक है। और आज तक इस वक्त रात के 10:30 बजे तक मेरा ख्याल है कि किसी भी शख्स के पास कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें इंतजार करना होगा कि जब राजा रियाज साहब के साथ बीइंग अपोजिशन लीडर जी जी कल और परसों की मीटिंग्स हो जाएंगी, तो परसों ही नाम जो है वो वादे होगा। और ये इसलिए हाइप तो बड़ी आप बात कर रहे थे कि ये हाइप क्रिएट कर दी गई है। जी जी हाइप क्रिएट नहीं सर की गई। मामला यूं है कि आज इस दौर में भले पीडीएम की गवर्नमेंट रही 1.5 साल, ठीक है, लेकिन इस बात का इदराक प्राइम मिनिस्टर ने भी किया कि शायद वो काबू नहीं पा सके महंगाई के ऊपर। सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया और उन्होंने कहा और कई दफा कहा कि हमने अपनी रियासत बचाई है और अपनी सियासत को कुर्बान किया है। ठीक। और बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर, हमें चाहने वाला, वो सब लोग हमसे नाराज है कि आप महंगाई के ऊपर, डॉलर के ऊपर और इस तरह की चीजें, पेट्रोल के ऊपर कीमतें न ठहरा सके और ना ही उनको कम कर सके। ठीक है। तो इसलिए पब्लिक ये समझती है कि शायद अब कोई ऐसी टीम आ जाए, स्पेसिफिकली 2 ओहदे, एक प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और एक केयर टेकर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, उनके ऊपर आवाम की नजरें लगी हुई है कि अल्लाह करे कोई ऐसा सोल्यूशन हो, कोई ऐसी चॉइस हो जो पाकिस्तान को इस तरह के जो हमारे पास मुआशी हालात हैं अब तक हैं, इनसे निकाल सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बाजा साहब, आप बिल्कुल ठीक है। तारिक हसन साहब, गुफ्तगू चूँकि हो रही थी, जिस तरह अभी बाजा साहब भी फरमा रहे हैं कि नाम ज़ाहिर है कुछ ऐसे पत्ते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने सीने से लगाए हुए हैं या उनके जो करीबी लोग हैं, कुछ ज़रा ऐसे ज़ाहिर हम भी खबरें चलाते रहते हैं, कुछ खबरें चलाने के लिए ही दी जाती हैं और कुछ नाम जो होते हैं वो बड़े सरप्राइज़ होते हैं, आपको नहीं पता चलता। और ये भी एक हमारी तारीख है कि जब मोइन कुरैशी साहब आए तो एयरपोर्ट से जब उन्होंने लैंड किया तो उनको पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड दिया गया, तो ये भी हिस्ट्री है हमारी। लेकिन एक चीज़ जो आप कह रहे थे, अच्छी बात है, 2008 से आज 23 हो गया और 5-5 साल का टेन्योर पूरा किया हमारी पार्लियामेंट ने, प्राइम मिनिस्टर्स गो के बदलते रहे। क्या वजह है कि आज भी आम आवाम, और आम आवाम भी को भी छोड़ें, खुद जो मुस्लिम लीग नून की इस वक्त की कैबिनेट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों की भी और सीनियर लीडरशिप है, वो भी ये समझते हैं कि बहुत सारे मामला हमारे हाथ में नहीं हैं। अवाम भी यकीन करने को तैयार नहीं है कि फ़ैसले हमारे मुंतखब करदा नुमाइंदे कर रहे हैं। क्या वजह है? और बिलावल भुट्टो साहब की जो एक तो कल अलविदाई खिताब था, उससे पहले जो उन्होंने खिताब किया उसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 30-32 साल से ये हालात चलते रहे हैं और हमें डर है कि अगले 30-32 साल भी हम इसी तरह की सियासत करते रहेंगे। तो तमाम जो हमारे चारों बड़े इदारे हैं वो अपने अपने डोमेन में रहकर क्यों काम नहीं कर पा रहे और हम अभी भी उसी चीज़ में जकड़े हुए हैं? तारिक हसन साहब। हाँ नहीं, देखिए बात यह है कि ये बात तो ठीक है कि पीडीएम में जब गवर्नमेंट संभाली उस वक्त भी हालात बड़े ख़राब थे। 9 मई का वाक़या हो चुका था और वो एक इतना खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा सीरियस था स्टेट के लिए। तो उसके बाद जो है बहुत बड़ी कुर्बानी की है पीडीएम के तहत में, सियासी कुर्बानी की है और उन्होंने आके संभाला। हालांकि वो छोड़ सकते उस ऑप्शन को और बाहर बैठ सकते थे, लेकिन चीज़ें बहुत सारी डाइवर्ट हो जाती और मामला और ख़राब हो जाते, क्योंकि 9 मई के वाक़यात को बहुत लोग जो है वो उसको बहुत संजीदा नहीं ले रहे। देखिए ये एक बहुत ख़तरनाक अमल था, क्योंकि हम 71 के मामले पे जितना ज़्यादा फोकस करते हैं, ये 71 के वाक़े से बहुत बड़ा वाक़या था। ठीक। तो हम उसमें अगर पीडीएम वालों ने अगर इसमें आके अपनी जिम्मेदारी निभाई है और कुर्बानी की है, अपनी सियासत की कुर्बानी की है, नो डाउट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। इवन यहाँ तक कि अगर इमरान खान साहब को भी अगर इलेक्शन में ले आए तो वो कोई प्रॉमिस करने की सलाहियत इस वक्त नहीं रखते। पॉलिटिकल पार्टीज तो ड्रीम दिखाती हैं और इलेक्शन में वादे करती हैं
तो उनके लिए एक मुश्किल मरहला है कि वो वादा क्या करेंगे और वो ड्रीम कैसे पूरा करके देंगे। ठीक, ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है। हमें ताहिर साहब ये वादा सब तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट खुद बाइख्तियार नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो ये बिलावल साहब भी शिकवा करते हुए नजर आए, जो उनकी तकरीर आपने सुनी होगी। ये क्या वजह है कि हम यानी 15 साल मुसलसल हो गए हैं हमारी पार्लियामेंट को, तो अभी तक हम डोमिनेट नहीं कर सके, जो कि सुप्रीम है, सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे। अभी भी फैसले कभी अदलिया कर रही होती है, कभी कोई और कर रहा होता है। देखिए, बात यह है कि ये बात तो किताबों तक तो है कि बड़ी सुप्रीम होती है और बड़ी जो है वो मोतबर होती है और बड़ी उसमें ताकत होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जहनों में एक खास खौफ है, एक मुश्किल सूरत हाल है कि कहीं कोई और बड़ा वाक़या ना हो जाए, तो मुश्किल सूरत हाल ना आ जाए। हमें जो एक्सपीरियंस हुए हैं वो बहुत कोई अच्छे नहीं हुए हैं। जी जी। और इस मुल्क और कौम के लिए जो भी मुश्किलात रही हैं उसमें यकीनन इलेक्शंस के भी बड़े हाथ रहे हैं, और बहुत सारे इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि हुकूमत को और खुद स्टेट को भी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। तो हम उसमें बहुत डरे हुए हैं, और लिहाजा बहुत सोच समझ के पार्लियामेंट में, अगर मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट अपना फुल पावर यूज नहीं कर रही है, तो वो कहीं एक्सेस दे रही है, कहीं कंप्रोमाइज कर रही है और चीज़ों को ठीक करने की जानिब आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही ठीक है। इसमें हम उनको मालान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हो गया तो फिर एक हम मुश्किल सूरत हाल में चले जा सकते हैं। मुश्किल एक मरहला आ सकता है, क्योंकि माजी में इसी तरह हुआ कि जैसे जैसे पार्लियामेंट मजबूत होती गई, एक मसाइल खड़े हो गए और फिर हम किसी डार्क साइड से जाके खड़े हो गए। तो अब उस डार्क साइड से बचने का एक तरीका यही है कि पार्लियामेंट थोड़ा सा कूल डाउन होके और अपने आप को सरेंडर करके चले आगे की तरफ। और यही वजह है कि देखें, हम 2002 से आज तक डेमोक्रेसी पे ही चल रहे हैं, और भले जो भी हमारे लोगों के रिजर्वेशन हो, खदशात हो, वो अपनी जगह, लेकिन पार्लियामेंट का ये चौथा टेन्योर खत्म हुआ है और अब 5वें की तरफ जा रहे हैं। हमें इसमें बहुत स्लोली चलना पड़ेगा, क्योंकि माजी में हमने बहुत सारा टाइम ज़ाया कर दिया, बहुत सारे मामला को हम हैंडल नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए। हमारी उसमें बहुत सारी कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम उन कोताहियों की बिना पर सिर्फ पॉलिटिशियन को, पॉलिटिकल पार्टीज को या किसी और को अगर हम मालाइन करते रहेंगे, तो ये अब मेरा ख्याल है अब नामुनासिब है। हमें आगे की तरफ जाना बढ़ना होगा, और बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज अभी होगा और इसी तरह जारी रहेगा। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं बाजवा साहब। एक तो ज़रा मरदमशुमारी का मामला है, निगरान सेटअप आएगा, उसने चीज़ें मैनेज करनी है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है। लगता है आपको अगले 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएगा? चूँकि 2023 में इलेक्शन होता हुआ तो हमें नज़र नहीं आ रहा, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर भी ये कह चुके हैं कि थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम ही हैं इस चीज़ के कि इलेक्शंस होने चाहिए। देखिए सर, बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब असेंबलियां अपना टेन्योर पूरा खुद करेंगी तो 90 दिन के 60 डेज के अंदर इलेक्शन होंगे। ठीक है। और जब अगर डिसॉल्व की जाएंगी जो कि कर दिए टाइम, तो फिर वो 90 दिन में जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात दर्ज है कि अगर आप सेंसस करवाएंगे तो सेंसस अप्रूव हो जाएगा, उसका गजट नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर आपको जो नए इलेक्शन होंगे, अपकमिंग जो इलेक्शन होंगे, वो अकॉर्डिंग टू न्यू सेंसस होंगे। आप पिछली मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे। ठीक हो गया। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि टाइम फ्रेम की बात, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की गवर्नमेंट ने, जिसके सरबराह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए मेरा ख्याल है तकरीबन 60 अरब रुपए के लगभग जो है वो इस बजट में पैसे रख दिए हुए हैं। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि मेरे पास फंड्स की कमी है और मैं इलेक्शन कराने से गुरेजा हूं। नंबर 2, इस वक्त जो आज का सिनेरियो है, जो आज के पॉलिटिकल हालात हैं, उसमें पाकिस्तान में पंजाब की सबसे बड़ी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन जो है वो सूट करता है। जितनी जल्दी इलेक्शन होगा हमें ज्यादा वोट मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो बीइंग पॉलिटिकल पार्टी
कोशिश और ख्वाहिश है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे हल्का बंदियां करवाने का काम शुरू करे अच्छा। और उसके बाद जो लीगल प्रोसेस हो, लोगों के इतराजात हो, या उसके बाद डिलिमिटेशन के मतलब जो भी अपीलेट कोर्ट्स हो वहां पे जाएं और लोगों को नए हल्के मिल जाएं, और इस वजह से डिले नहीं होनी चाहिए। और जब हल्का बंदियां हो जाए तो फौरी तौर पर इलेक्शन का इंतजाम हो जाना चाहिए, ऐलान कर दिया जाना चाहिए, और ठीक, मेरा ख्याल है ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा और होना भी चाहिए। दरअसल साहब आपके साथ देखते हैं, खासतौर पे जब हम सिंध की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे भी निगरान वज़ीर आला की बातें हो रही हैं, मुमताज़ अली शाह साहब का नाम भी आ रहा है और दीगर नाम भी डिस्कस हो रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, क्या माहौल है सिंध का? हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है कि सिंध में तो काफी हद तक स्मूथली चीजें चल रही हैं जी। और अपोजिशन और गवर्नमेंट ने मिलके कुछ फार्मूले और कुछ डिजाइन किए हैं मामलात और एग्री किए हैं। यहाँ तक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुद अपोजिशन की जो जमातें हैं वो आपस में बैठ के बात कर रही हैं और शेयरिंग फार्मूले पे डिस्कशन जारी है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो मामलात हैं वो गवर्नमेंट से काफी हद तक ठीक हो गए हैं, रिलैक्सेशन है और वो मिलजुल के बनाना चाहते हैं। ये भी इत्तलात हैं कि कोई 50-50 का रेशो है जो कैबिनेट में होगा केस तक, तो ये काफ़ी बड़ा रेशो है और उसमें भी जाहिर है कि उनको कहीं सहूलत मिली है तो बैठ के वो बात भी कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज भी कर रहे हैं। दोनों तरफ से जो नाम आ रहे हैं समझता हूँ कि हैं तो मोतबर नाम, लेकिन जो आपने भी नाम लिए वो भी बहुत मोतबर नाम है और बड़े अच्छे नाम है। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि इन नामों में से हट के कोई एक होगा जो चीफ मिनिस्टर का होगा, और वो जाहिर है कि सिर्फ दो ही फोर्सेस तो नहीं है सूबे में जो मिलकर एग्री करेंगी, और भी मैं समझता हूँ कि मामलात हैं और भी कुछ लोगों को इसमें ऑन बोर्ड लेना होता है, तो उनकी भी कंसेंट चाहिए होती है। तो मेरा ख्याल है सिंध में चीज़ें स्मूथली हैं और स्मूथली हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ कोई क्राइसिस होगा नहीं। होगा नहीं, वो हमने देखा भी है। ज़रा यहाँ पे इतनी इतनी चूँकि डिवाइड नहीं है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, उसके बाद एमक्यूएम है और जीडीए, तो ज़रा वो इतना इतना माहौल बनेगा नहीं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीएज़ हैं उनका क्या इनपुट है और क्या, चूँकि अपोजिशन तो वो कर रहे हैं, कौमी असम्बली में तो उनके पास नंबर्स नहीं थे, वो बाहर आ गए थे, तो यहाँ की क्या सूरत हाल है? लेकिन यहाँ उनकी एग्जिस्टेंस तो है और जाहिर है कि वो अभी तक असम्बली भी मौजूद है और वो उसके मेंबर भी हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने या उन लोगों ने खुद अपना रोल जो है माइनस कर लिया है। तो उन और जो अपोजिशन लीडर थे जाहिर है वो मैदान छोड़ के चले गए, तो फिर दूसरा अपोजिशन लीडर नॉमिनेट करना पड़ा। तो इससे उनका इंटरेस्ट जाहिर होता है कि वो खुद भी पीछे रहना चाहते हैं और सिर्फ एक मतलब स्लीपिंग स्टेक होल्डर्स के तौर पे जो है वो देख रहे हैं चीज़ों को। कहीं कहीं हो सकता है उनसे कंसल्ट किया जा रहा हो और उनसे किया भी जाए और कहीं कहीं उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन भी केयर टेकर में नजर आने के इम्कानात भी हों, लेकिन बज़ाहिर एक पॉलिटिकल पार्टी वो अपने आप को बहुत पीछे रख रहे हैं और तकरीबन सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर करें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बाजवा साहब, पंजाब की क्या सूरत हाल है और ये क्या निगरान सेटअप ये वाला ही कंटिन्यू रहेगा या पंजाब में नया सेटअप आएगा? ये इसके ऊपर क्या होगा, यानी मोहसिन नकवी साहब ही कंटिन्यू करेंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है। आज आपने खबर सुनी कि केपी में क्या हुआ है? बिल्कुल, वहां तो इस्तीफे ज़रा मांग लिए गए और इस्तीफे दे भी दिए गए। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई शख्स ऐसा हो जो ये समझे कि मैं केयर टेकर हूं और मेरा कोई किरदार नहीं है, तो फिर इस्तीफे मांगे जाते हैं जी। और अगर कोई शख्स ये समझे कि मैंने ये काम करके दिखाना है और उस शख्स का जिसका नाम मोहसिन नकवी हो जी, उस शख्स को, जिस शख्स को पूरी दुनिया जानती हो कि वो शख्स बहुत हार्ड वर्कर है और मेहनती है और बहुत ही ज्यादा काम करने वाला है, और जिसको चाइना जैसे मुल्क के लोग कहें कि शहबाज स्पीड जो है, ये एक उन्होंने नाम रख दिया शहबाज स्पीड, और मियां शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से ये अल्फाज निकाले कि मोहसिन नकवी साहब को मुझसे भी आगे निकल गए। तो इसका मतलब यानी जी जी मेरा ख्याल है कि जितनी मेहनत
मोहसिन नकवी साहब ने या उनकी टीम ने की है इन महीनों में, जब से वो केयर टेकर के तौर पे आए हैं, मैं ये समझता हूं कि ऐसे लोगों को काम करते रहने देना चाहिए ताकि अवाम को भी शायद कोई सुख का सांस मिल सके। ठीक। और मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई बंदा उनसे इस्तीफा मांगेगा या कोई डिसकंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। उनसे ऐसे लोगों की टीम को काम करते रहने देना चाहिए। करना ठीक है। ताहिर हसन साहब, जिस तरह ये पंजाब की सूरत हाल है, फिर केपी में इस्तीफे मांगे गए हैं, आपके सामने ही हैं, तो अब ये कानूनी हैसियत क्या होगी? आप ज़रा पार्लिमानी अमूर को देखते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं, उसके ऊपर लिखते भी हैं, तो ये क्या सिचुएशन बनेगी? अगर केपी से हो गया तो फिर ये भी मुतालबा नहीं जोर पकड़ेगा कि फिर पंजाब वालों को भी चेंज किया जाए या इस्तीफे लिए जाए? देखिए, पंजाब और केपी की जो सिचुएशन है वो तो सेम ही है, और उसमें जो भी पॉलिसी बनेगी वो दोनों के लिए एक ही होगी। तो इसमें तो मेरा ख्याल ये है कि कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि केपी में एक पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो काफ़ी डाइवर्जन है, और वहाँ पे जो एक नया जो बड़ा एलिमेंट है वो सीपीएम का भी है, तो वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन ये कि वहाँ जो पीटीआई है वहाँ पे भी काफ़ी एक इख्तिलाफ ये है कि पॉपुलर है, लेकिन पॉपुलर होने के साथ साथ वहाँ इनएक्टिव भी है जी। और मैं समझता हूँ कि उसका सपोर्टर या उसका वोटर तो एक्टिव, लेकिन पार्टी जो है वो एक्टिव नहीं है, और पार्टी लीडरशिप जो है वो ग्राउंड पर नहीं है। तो उसका भी एक सेटबैक हो सकता है, और उसकी वजह से जाहिर है कि अगर उनका जो है इनपुट शामिल नहीं होगा तो थोड़ा सा मुश्किलात होंगी वहाँ पे। पंजाब में ये सूरत हाल नहीं है। पंजाब में सारी स्टेक होल्डर जो है वो साथ हैं और बैठे हैं, और सीपीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक और जो दूसरे ब्लॉक हैं वो भी मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन केपी के हवाले से भी वही पॉलिसी रहेगी जो पंजाब के हवाले से। ठीक है, बहुत ओवरऑल जो है वो सिंध और बलूचिस्तान का ही मामला है, और सिंध में मैंने आपको बताया कि स्मूथली सिंध और बलूचिस्तान दोनों कूल डाउन है और स्मूथ मामला होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया जनाब ताहिर हसन साहब आपका, और आसिफ बाजवा साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देखिए प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।